तो फिल्म के शुरुआत में हम एरियल एक्टन नामक एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं जो कि प्रिंट मीडिया में काम करती है। एरियल 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसे अकेले किसी बड़े आर्टिकल को लिखने का मौका नहीं मिला है, जबकि एरियल के आइडियाज अक्सर अच्छे होते हैं। एरियल का बॉस स्टैन सलिवन भी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है और उसके आइडिया पे दूसरों को लिखने कह देता है। अब एक दिन पता चलता है कि 1990s का एक पॉप सुपरस्टार एल्फ्रेड मोरेटी अपना कमबैक कर रहा है आफ्टर 30 इयर्स। जी हाँ, मोरेटी को लोग आज तक का सबसे बड़ा स्टार मानते थे और उसकी कई सिंगल्स हमेशा चार्ट पे नंबर 1 ही रही थी। लेकिन फिर अचानक से मोरेटी गायब हो गया था, लेकिन अब जाके 30 साल बाद वो अपनी एक नई एल्बम लॉन्च करने वाला था। नाउ टिपिकल स्टाइल में पहले मोरेटी का एजेंट सोल डैड यूसुफ नए एल्बम को अनाउंस करता है और इस अनाउंसमेंट से चारों तरफ हंगामा मच जाता है। वो ये भी बताता है कि रिलीज से पहले मोरेटी कुछ चुनिंदे लोगों को इनवाइट करेगा और उनके लिए एल्बम एक्सक्लूसिवली प्ले करेगा। नाउ ये इनवाइट मीडिया के कुछ जाने माने लोगों को जाता है, जिनके बारे में मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनवाइट एरियल के बॉस सलिवन को भी आया था। अब सलिवन को इनवाइट मिलना एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो बड़े प्रिंटिंग प्रेस कंपनी को चलाता था, बट व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड इज कि इनवाइट एरियल को भी आता है। जी हाँ, वही एरियल जो कि सिर्फ 3 साल से मीडिया इंडस्ट्री में है और ऐसा कुछ बड़ा लिखी भी नहीं है। बस फिर क्या था, एरियल और सलिवन इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं और मोरेटी इन्हें प्राइवेट प्लेन से फ्लाई करवाता है टू द नियरेस्ट एयर बेस फ्रॉम हिज प्लेस। वहां मोरेटी का एक आदमी यॉग इन्हें वेलकम करता है और फिर इन दोनों को बस में बैठने बोलता है ताकि ये बस इन्हें मोरेटी के लोकेशन तक लेके जा सके। इस बस में हम बाकी लोगों से मिलते हैं जिन्हें मोरेटी की इनविटेशन मिली थी। ये थी टॉक शो होस्ट क्लारा, देन पैपराज़्ज़ा बियांका, रेडियो शॉक जॉक बिल और इन्फ्लुएंसर एमिली। तो इन सबको बस में मोरेटी के यूटा वाले कंपाउंड की तरफ ले जाया जाने लगता है और रास्ते में एरियल वही किताब पढ़ रही थी जो कि इनकी इन्विटेशंस के साथ आया था। इस किताब की एक लाइन यहाँ हाईलाइट की जाती है, विच वाज टीच देम यंग एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। अब इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। फॉर नाउ बस मोरेटी के यूटा कंपाउंड में पहुंचती है, जहां कंपाउंड के बाहर कई फैंस खड़े थे। I mean, कुछ फैंस करते हैं ना अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के घर के बाहर जाके खड़े हो जाना, वैसा ही कुछ। अब कंपाउंड के अंदर कई लोग सेम तरह की ड्रेस पहन के अलग अलग काम कर रहे थे और ये सभी लोग यहीं इसी कंपाउंड में रहते हैं। तो जैसे ही ये गेस्ट्स यहाँ अराइव करते हैं, सबसे पहले इनका फोन ले लिया जाता है और इन्हें एक वास भी गिफ्ट किया जाता है। फिर इन सभी को इनके रूम्स असाइन किए जाते हैं। अब उस रात डिनर पार्टी पे मोरेटी फाइनली आता है और वो एक जोक मार के सबका ध्यान खींचता है। अब जो कुछ मच्छर वाला था, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि इस डिनर से पहले सभी लोगों में एक ही ब्रेड का टुकड़ा पास किया जाता है, जिससे सब एक बाइट लेते हैं। फिर सब डिनर शुरू करते हैं और इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि भले एरियल को यहाँ एक्सक्लूसिवली इनवाइट किया गया है, लेकिन एरियल का बॉस सलिवन उसे किसी जूनियर असिस्टेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। जहाँ बाकी गेस्ट्स मोरेटी वाले टेबल पे बैठे थे, वहीं एरियल थोड़ी दूर बैठती है और एरियल के साथ यहाँ एक छोटी लड़की भी बैठी थी जिसका नाम मॉड था। डिनर टेबल पे एरियल यॉग से बात करती है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं जो कि सिमिलर से ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, ये लोग खुद को लेवलिस्ट्स बुलाते हैं। आप इसे कल्ट की तरह मान सकते हो जिसका हिस्सा मोरेटी भी है। इनफैक्ट कई टैलेंटेड लोगों को इनविटेशन देके कल्ट ज्वाइन करवाया गया है, इंक्लूडिंग यॉर्ग। यॉर्ग पहले हार्डन हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर था, लेकिन मोरेटी उसे कॉल करके यहाँ बुलाया और तब से यॉर्ग यहीं पे बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। इन शॉर्ट वो लेवलिस्ट्स कल्ट का हिस्सा बन गया है। एरियल तुरंत समझ जाती है कि यहाँ चीजें थोड़ी अजीब है, लेकिन बाकी जो 5 गेस्ट थे वो तो मोरेटी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लग्जरी एक्सपीरियंस को फील करने में बिजी थे। खैर, इसके बाद सभी गेस्ट्स को एक प्राइवेट 24/7 कॉन्सियर्ज दिया जाता है, यानी इनके साथ एक आदमी हमेशा रहेगा इनकी मदद करने के लिए। एरियल के साथ जो लेडी कॉन्सियर्ज रहने वाली थी उसका नाम बेले था। अब एरियल जो कुछ भी यहाँ देख रही थी उसे वो एक बुक में नोट डाउन कर रही थी और यहाँ एरियल नोटिस करती है कि हर एक लेवलिस्ट्स के हाथ में स्कार्स थे। इसके बाद सभी गेस्ट्स अपने रूम में जाते हैं, जहाँ में पता चलता है कि गेस्ट के लैपटॉप्स वगैरह भी निकाल लिए गए हैं और इन्हें सब कुछ जाते टाइम वापस किया जाएगा। नाउ द शॉकिंग पार्ट वाज कि इन सभी गेस्ट्स पे कैमरे से नजर रखा जा रहा था, इवन इन देयर वॉशरूम्स। इनमें से एक गेस्ट बिल मसाज ले रहा होता है जब कुछ लेवलिस्ट्स आगे उसे समाप्त कर देते हैं। अब अगली सुबह एरियल जॉगिंग करने निकलती है और बिले भी उसके साथ साथ पीछे पीछे भाग रही थी। जॉग करते हुए एरियल एक एरिया में पहुंचती है जहां मोरेटी बैठा हुआ था। यहाँ एरियल मोरेटी से डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि ये जो लेवल कल्ट है या लेवलिस्ट्स हैं, ये किस तरह का कल्ट या रिलीजन है और क्या इस रिलीजन का फाउंडर खुद मोरेटी है। ये सुन के मोरेटी कहता है कि उसके पहले से लेवल एग्जिस्ट करती है और वो बस इसका एक मेंबर है। इस पे एरियल पूछती है कि आपकी रिलीजन क्या करती है। लाइक हर रिलीजन के लोग कुछ तो करते हैं, मास अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, वैसे ही आपकी ये रिलीजन क्या करती है। इस पे मोरेटी कहता है कि हम वैसा कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ एक काम है जो हम लोग करते हैं जिसे हम कहते हैं डाइविंग। और डाइविंग की प्रक्रिया दिखाने के लिए मोरेटी एरियल को एक टेंट में लेके जाता है। यहाँ एक
एक लेवलिस्ट ऑयस्टर्स को चाकू से ओपन कर रहा था ताकि वो इसके अंदर से नेचुरल पर्ल यानी मोती निकाल सके। लेवलिस्ट्स इसी मोती को पहनते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को डाइविंग कहते हैं, जो कि टर्न बाय टर्न हर एक लेवलिस्ट को करना होता है। नाउ डाइविंग में ही कभी कदार चाकू इनके हाथ में लग जाता है, आई मीन ऑयस्टर्स खोलते वक्त ही, और इसी कारण सभी लेवलिस्ट के हाथ पे स्कार्स हैं। यहाँ मोरेटी ट्रू बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है जिसका कोई खास सेंस नहीं बन रहा था। खैर इसके बाद एरियल अपने कमरे में जाती है जहाँ एकदम से कुछ लेवलिस्ट्स आते हैं और उसे तैयार करने लगते हैं, क्योंकि अब मोरेटी इनके लिए प्राइवेट परफॉर्मेंस देने वाला था। ये तैयार करना एंड ऑल काइंड ऑफ जबरदस्ती किया जा रहा था और यहाँ रेचल नाम की एक लेवलिस्ट की जिम्मेदारी थी कि वो एरियल को तैयार करे। अब तैयार होने की सबसे अजीब रिचुअल ये थी कि सभी गेस्ट्स के प्राइवेट पार्ट्स के बाल भी ट्रिम किए जाने थे एंड ऑफ कोर्स एरियल इससे ओके नहीं थी। स्टिल रेचल कहती है कि जो भी मोरेटी से आज तक मिला है उसे ऐसा करना पड़ता है, इवन इफ वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो। ऐसे में न चाहते हुए भी एरियल को ये करवाना पड़ता है। और ये सब होने के बाद एरियल, सलिवन, क्लारा, बियॉन्का एंड एमिली फाइनली मोरेटी की परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। जाने से पहले ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि बिल कहाँ है और इस पे इन्हें बोला जाता है कि बिल एक लॉन्ग मसाज ले रहा है, जबकि हम व्यूअर्स जानते हैं कि बिल को तो इन्होंने खत्म कर दिया है। खैर तो परफॉर्मेंस शुरू होता है जो कि मेरे हिसाब से तो एकदम मिड था और एरियल भी इस परफॉर्मेंस को खास एंजॉय नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी गेस्ट्स एकदम ऐसे एक्ट कर रहे थे एज इफ ये वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट मोरेटी इन सब के साथ थोड़ा अभद्र डांस भी करता है। इस सीन से क्लियर था कि ज्यादातर ह्यूमंस बड़े लोगों के सामने उनकी चाटने लग जाते हैं इवन इफ चीजें अच्छी ना हो, लेकिन एरियल ऐसी नहीं थी। परफॉर्मेंस के दौरान एमिली एकदम से खांसने लगती है और उसे मेडिकल केयर देने के लिए लेवलिस्ट लेके जाते हैं। अब परफॉर्मेंस के बाद एरियल और सलिवन मोरेटी से बात करते हैं, जहां सलिवन तो बस मोरेटी की हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन एरियल मोरेटी से लेवलिस्ट्स की आइडियोलॉजी पूछती है। मोरेटी बताता है कि लेवलिस्ट जो है वो मानते हैं कि हर उस इंसान में भगवान है जो कुछ नया क्रिएट करता है। जैसे जब मोरेटी अपने टॉप एल्बम्स लिखा था, बनाया था, गाया था, तो उस वक्त वो एक भगवान था। इनफैक्ट जब भी कोई कुछ नया बनाता है, इवन इफ इट्स समथिंग लाइक शू हॉर्स, तो उस मोमेंट में वो एक भगवान की तरह है। इस पे एरियल काउंटर क्वेश्चन करती है कि फिर तो नॉर्मल लोग की लेवलिस्ट्स की नजर में कोई जगह ही नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नया नहीं बनाते। ये सुन के मोरेटी बात घुमाने लगता है कि ऐसा नहीं है, हम लेवलिस्ट इसका उल्टा सोचते हैं और सबके पास कुछ क्रिएट करने का मौका जरूर होता है। खैर इस डिस्कशन के बाद एरियल अपने बॉस सलिवन से रिक्वेस्ट करती है कि सलिवन उसे इस जगह के एक्सपीरियंस के बारे में एक सेकेंडरी रिपोर्ट लिखने दे। मतलब मेन वाली तो ऑफ कोर्स सलिवन ही लिखेगा अबाउट द एल्बम एंड मोरेटी, क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन एरियल एक सेकेंडरी छोटी सी रिपोर्ट लिखना चाहती थी जो कि सिर्फ लेवलिस्ट्स के बारे में होगी। सलिवन एरियल को इसके लिए मना करता है और तभी एक एरो सलिवन के शोल्डर के आर पार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक लेवलिस्ट बच्चा तीर चलाना सीख रहा था और गलती से ये एरो सलिवन को लग गई। सलिवन को तुरंत मरहम पट्टी कराने ले जाया जाता है और एरियल इससे शॉक में थी। अब उस शाम सलिवन मरहम पट्टी करा के अपने कमरे में बाकी गेस्ट्स के साथ पी रहा होता है और एरियल भी यहाँ आती है। एरियल कहती है कि उसे लेवलिस्ट्स ठीक नहीं लग रहे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सलिवन पे तीर जानबूझकर मारा गया हो। इनफैक्ट इन्हें अब तक बिल नहीं दिखा था और परफॉर्मेंस के बाद से एमिली भी गायब थी। सभी यहाँ एरियल की बातों को हल्के में लेते हैं और सलिवन काइंड ऑफ ये तक कह देता है कि तुम्हारी ऐसी ही छोटी सोच की वजह से तुम जूनियर हो और हम सीनियर। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम ये भी समझ पाते हैं कि यहाँ मौजूद हर गेस्ट कभी न कभी मोरेटी का मजाक बनाया था, चाहे वो पॉडकास्ट पे हो, इंटरव्यूज पे, आर्टिकल्स में और एनीथिंग एक्सेप्ट एरियल। एरियल ऐसा कभी नहीं की थी। एनीवेज अगली सुबह एरियल अपने कॉन्सियर्ज बेले से छुप के खिड़की से बाहर निकलती है और वो इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगती है। बाहर वो एक बान नोटिस करती है जिसके अंदर अजीब तरह के एनिमल्स जार में स्टफ्ड थे। एरियल से देखने लगती है, लेकिन एरियल एक बात नोटिस नहीं करती कि बान के पीछे बिल का मृत शरीर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बेले और रेचल को पता लगता है कि एरियल कमरे में नहीं है और ऐसे में ये लोग एरियल को खोजना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग एरियल को ढूंढते हैं, एरियल एकदम हाइपर एक्ट करती है और वो डिमांड करती है कि उसे इमीडिएटली यहाँ से घर वापस जाना है। अब तक मोरेटी भी यहाँ आ चुका था और वो एरियल से पूछने लगता है कि क्या उसकी खातिरदारी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। एरियल कुछ जवाब नहीं देती, रादर वो यहाँ से जाने की रट लगाई रहती है। ऐसे में यॉर्ग और बाकी लेवलिस्ट्स कहते हैं कि इनकी बस फिलहाल बाहर है और उसे आने में 45 मिनट तक लगेगा और इनकी जो एटीवीज है वो बस 10 मील तक ही जा पाएगी, जिसके बाद 40 मील और कुछ नहीं है तो एरियल फंस जाएगी। यहाँ मॉड नामक बच्ची भी रोने लगती है, सेइंग कि उसका एक पपेट शो होने वाला है जिसे एरियल को देखना ही होगा बिफोर गोइंग बैक। ऐसे में एरियल इस शर्त पे मान जाती है कि वो पपेट शो के बाद तुरंत वापस चली जाएगी। बाय द वे सलिवन और बाकी गेस्ट्स यहाँ शक्ल बना रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से एरियल अपने होस्ट के साथ बुरा बिहेव कर रही है और बिना मतलब सीन क्रिएट कर रही है। खैर तो आगे पपेट शो के लिए ये लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ इन्हें बीन बैग पे बैठाया जाता है और शो का नाम था द ट्रेजेडी ऑफ बिली। इस शो में पपेट्स के थ्रू एक फेमस स्टार को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द रिपोर्टर्स होते हैं और ये रिपोर्टर्स इस स्टार से एकदम पर्सनल और घटिया किस्म के सवाल पूछ रहे थे। इन रिपोर्टर्स को रैट के पपेट्स के रूप में दिखाया गया होता है
एंड इट वाज क्लियर कि ये शो जर्नलिस्ट्स के ऊपर एक तमाचा है कि कैसे वो सेलेब्स की लाइफ बिगाड़ देते हैं। अब क्योंकि यहाँ सारे गेस्ट जर्नलिस्ट या पैपराज़ी ही थे तो उन्हें ये शो पसंद नहीं आ रहा था। तभी एकदम से एरियल जिस बीन बैग पे बैठी थी वो हिलना शुरू होता है। एरियल तुरंत उठती है और अगले ही क्षण एमिली इस बैग से बाहर निकलती है जिसका पूरा शरीर फूला हुआ था। दरअसल एमिली को पीनट एलर्जी या ऐसे ही कोई एलर्जी थी और ये मोस्टली एलर्जी का ही रिएक्शन हो रहा था जो कि ये लेवलिस्ट जान के करवाए थे, फिर उसे बीन बैग में भर दिए थे। एमिली को इस हाल में देख सारे गेस्ट्स भागने लगते हैं लेकिन लेवलिस्ट इन्हें मार पीट के इसी जगह पे अंदर कैद करके रखते हैं। इस पॉइंट पे मोरेटी अपना भाषण शुरू करता है कि उसके नए एल्बम का नाम है सीजर्स रिक्वेस्ट। वो बताता है कि एल्बम का नाम सीजर्स रिक्वेस्ट क्यों पड़ा। यहाँ वो जूलियस सीजर की कहानी सुनाता है कि कैसे एक बार कुछ पायरेट सीजर को कोई आम इंसान समझ के किडनैप कर लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जब सीजर छूटा तो वो इन सारे पायरेट्स को खत्म कर दिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि क्योंकि पायरेट्स सीजर को एक आम आदमी समझ रहे थे तो वो सीजर के लिए उतना ही रैंसम या कम पैसे मांगे थे, मतलब जितना वो एक आम आदमी को किडनैप करने के बाद मांगते होंगे। ऐसे में सीजर किडनैपर्स से बोले थे कि रैंसम अमाउंट बढ़ाओ क्योंकि सीजर वाज अ बिग रूलर और उसके लिए इतना कम रैंसम अमाउंट बेइज्जती जैसा है। अब इस कहानी से आप व्यूअर्स जो भी मतलब निकालो, लेकिन मोरेटी ये मतलब निकाला है कि रॉयल्टी हमेशा रॉयल ही होता है, इवन एट द मर्सी ऑफ पेजेंट्स। इन शॉर्ट वो खुद को या अपने जैसे क्रिएटर्स को रॉयल बोल रहा है और बाकी जो पैपराज़ी या जर्नलिस्ट हैं वो सब पेजेंट्स हैं। इस पॉइंट पे सलिवन, क्लारा और बियांका भागने की कोशिश करते हैं जिसके परिणाम अनुसार लेवलिस्ट्स बियांका और सलिवन को समाप्त कर देते हैं। वहीं एमिली स्वेल होके या फूल के खुद ही खत्म होती है। क्लारा को ये लोग नहीं मारते लेकिन उसकी विग को इतनी जोर से सर से चिपकाया गया था कि विग खींचने पे उसका सर ही फटने लगा था। इसी भाग दौड़ का फायदा उठा के एरियल खिड़की से बाहर कूदती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो मोरेटी के म्यूजियम में पहुंच जाती है जहाँ उसे मोरेटी का ढेर सारा सामान मिलता है, जैसे उसका एक स्टफ्ड कुत्ता डॉबरमैन एंड देन मेनी मोर थिंग्स। लेकिन यहाँ कुछ अजीब चीजें थी, लाइक ढेर सारी वाइन्स थी, देन जहर था और बिल का अलग किया हुआ सर एज मैंटल पीस लटका हुआ था स्टफ करके। एरियल इससे घबराती है क्योंकि इतनी सारी वाइन और जहर का सिर्फ एक मतलब था, एंड दैट इज कि ये जो लेवलिस्ट हैं वो एक साथ खत्म होने का प्लान कर रहे हैं। अब क्योंकि लोग एरियल को ढूंढ रहे थे तो एरियल टब में छिपती है, लेकिन बेल एक खिड़की से एरियल पे हमला कर देती है और इसी हाथापाई में एरियल बेहोश हो जाती है। ना जब एरियल को होश आता है तो वो एक चेयर पे खुद को बंधा पाती है और उसके ऑपोजिट क्लारा बंधी थी। यहाँ सभी लेवलिस्ट्स एक कल्ट की तरह खड़े थे और मोरेटी एज यूजुअल अपना भाषण दे रहा था। यहाँ सबके लिए वाइन सर्व किया जा रहा था जो कि क्लारा और एरियल को भी पिलाया जाता है। एरियल को डाउट था कि हो न हो वाइन के अंदर जहर है और इसलिए एरियल रेजिस्ट कर रही थी। नाउ रेचल यहाँ एरियल के करीब आती है एंड फॉर सम रीजन वो एरियल की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, वो चुपके से उसके हाथ के बंधनों को काट देती है, देन कहती है कि एरियल गेट की तरफ भागे, वहां से राइट लेके तब तक भागती जाए जब तक उसे लाइट न दिख जाए। सो यस, जैसे ही सब वाइन पीते हैं एरियल रेचल को प्लान्ड वे में धक्का देके भागती है और वो एक एटीवी लेके यहाँ से निकलती है। इस भगदड़ में मोरेटी के कपड़े और शरीर में आग लग जाती है, हालांकि इस आग को तुरंत बुझाया जाता है, विच मीन्स मोरेटी को कुछ खास हार्म हुआ नहीं। वहीं एरियल भाग रही थी और बेले एक दूसरे एटीवी से उसका पीछा कर रही थी। एरियल फाइनली कंपाउंड के गेट तक पहुंचती है जहां मोरेटी का एक फैन अपनी कार लेके खड़ा था। एरियल उसे बातें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो एक फैन बॉय की तरह अलग ही मिजाज में था। जब एरियल देखती है कि बेले उसके करीब आ रही है तो वो इस फैन बॉय से उसकी चाबी छीन के कार लेके भाग निकलती है। सो यस, एरियल फाइनली बच गई थी एंड वी कैन अज्यूम कि क्लारा और फैन बॉय को भी लेवलिस्ट्स निपटा ही दिए होंगे। अब यहाँ से कहानी 2 साल बाद की आती है जहाँ एरियल अपनी इस पूरी एक्सपीरियंस को एक बुक में लिख दी थी और ये किताब अब बेस्ट सेलर किताब बन चुकी थी एंड एरियल भी काफी फेमस हो गई थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले जब एरियल कंपाउंड से भागी थी तो भाग के वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस मोरेटी कंपाउंड पे गए थे और वहाँ उन्हें एक भी लेवलिस्ट या उनकी लाश नहीं मिली। वहाँ बस मोरेटी था जो कि ओपन में अपना पियानो बजा रहा था और वहाँ सिर्फ 5 लाशें थी जो कि थी क्लारा, सलिवन, एमिली, बियांका एंड बिल की लाश। इन 5 कत्लों के लिए मोरेटी को अरेस्ट कर लिया गया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया और मोरेटी अपने गुनाह को एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिलहाल मोरेटी जेल में है और एरियल अपनी बुक टूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बिजी रहती है। अब एक इंटरव्यू के दौरान एरियल को मोरेटी के एजेंट सोल डैड यूसुफ का कॉल आता है जो कि बताता है कि मोरेटी जेल में एरियल को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। एरियल पिछले 2 साल से कई बार मोरेटी की इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ये जान सके कि आखिर मोरेटी ये सब क्यों किया, लेकिन मोरेटी उसे कभी इंटरव्यू दे ही नहीं रहा था। लेकिन आज अचानक मोरेटी खुद एरियल को बुला रहा था फॉर एन इंटरव्यू। जो भी हो, एरियल इस इंटरव्यू के लिए जाती है और यहाँ कुछ शॉकिंग बातें रिवील होती हैं। सबसे पहले तो मोरेटी पॉइंट आउट करता है कि एरियल की बुक्स में कुछ बातें गलत थी, लाइक उनकी पहली मुलाकात के दौरान वो एलिगेटर बूट्स नहीं बल्कि पाइथन बूट्स पहना था। ये सुन के एरियल वाज लाइक, डज इट इवन मैटर, क्योंकि मुझे ये जानना है कि तुमने उन 5 लोगों को क्यों मारा। यहाँ मोरेटी एक्सप्लेन करता है कि प्रिमिटिव मेन जो थे, यानी काफी पुराने समय जो लोग थे, वो
हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे तब हमेशा लीडर वो होता था जो कि फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, लीडरशिप पोजीशन पे वो लोग आए जो कि लेफ्ट ब्रेन से शार्प हो। बेसिकली लेफ्ट ब्रेन की मदद से हम पॉलिटिक्स की सोचते हैं, आईवी लीग कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ाई में टॉप करते हैं, बेसिकली हर वो इंटेलिजेंट काम करते हैं जो कि हमें एज ए लीडर स्थापित कर देती है। लेकिन इन लीडर्स ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज चारों तरफ गरीबी है, हर देश एक दूसरे से लड़ रही है एंड ऑल दैट। सो इट्स टाइम कि दुनिया राइट ब्रेन शार्पनेस को महत्व दे और ऐसे लोगों को लीडर बनाए। अब राइट ब्रेन किस चीज के लिए काम आता है? वेल, क्रिएटिविटी के लिए, जैसे कि सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, ऑल दैट। सो मोरेटी के हिसाब से अब उस जैसे बड़े क्रिएटर्स को दुनिया चलाने का मौका मिलना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट लेवल कल्ट वाज ऑल अबाउट। अगर आपको ध्यान हो तो मोरेटी पहले भी क्रिएटर्स को गॉड से कंपेयर किया था और लेवल कल्ट में हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में हाईली क्रिएटिव था। उनका मोटो भी था कि टीच देम यंग एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स, यानी बच्चों को ये सब क्रिएटिविटी बचपन से सिखाओ ताकि वो आपके पद चिन्हों पे चले और दुनिया उनकी हो। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों मोरेटी उन 5 मीडिया वाले लोगों को मारा था, क्योंकि ये लोग हमेशा आर्टिस्ट वगैरह से उल्टे सीधे सवाल करते थे और इनके बारे में उल्टी सीधी बातें छापते थे या फिर उल्टी सीधी वीडियोस बनाते थे। नाउ द बिग ट्विस्ट वाज कि 2 साल पहले वाली फाइनल शोडाउन नाइट पे वाइन के अंदर जहर नहीं था, यानी सारे लेवलिस्ट्स आज भी जिंदा हैं और वो हमारी दुनिया में ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे लेवल कल्ट को बढ़ा रहे हैं और उनका प्लान एकदम सटीक रहा। कैसे? वेल, एरियल अपनी बुक में इस कल्ट के बारे में खूब लिखी है और इससे कहीं ना कहीं ये कल्ट बढ़ने लग गया है, मतलब फ्री में प्रचार हुआ है। जी हाँ, कहते हैं ना वो फ्री पब्लिसिटी। और इस काम के लिए मोरेटी एरियल को इसलिए चुना था क्योंकि वो हार्ट से ट्रू थी, मतलब अभी तक करप्ट नहीं हुई थी लाइक अदर जर्नलिस्ट्स, और वही इनके लेवल कल्ट को दर्शाने में जस्टिस दे सकती थी। ये सब सुन के एरियल वो शॉक्ड, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ एकदम प्लान था और एरियल इस शतरंज के खेल में बस एक प्यादा थी जिसे मोरेटी ही कंट्रोल कर रहा था। इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स ये भी समझ गए होंगे कि क्यों रेचल एरियल को आजाद कर दी थी, क्योंकि दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड। मतलब एरियल को आजाद करना भी प्लान के तहत ही हुआ था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो फैन जो कि गाड़ी लेके एन मौके पे कंपाउंड के बाहर खड़ा था, वेल इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो भी एक लेवलिस्ट ही था जिसे वहां प्लांट किया गया था ताकि एरियल आसानी से एस्केप कर सके। देन एरियल बुक लिख सके जिससे इनके कल्ट की टीचिंग्स और स्प्रेड हो जाए इनडायरेक्टली। तो हाँ, अब तक जो एरियल सोच रही थी कि वो बच के निकली, वेल उसे बचा के निकाला गया था प्लान के तहत। और ये सब जानने के बाद एरियल यहाँ से उठ के चली जाती है। बाय द वे, एल्बम सीजर्स रिक्वेस्ट भी मिलियंस ऑफ कॉपी सेल कर चुकी है। खैर, इसके बाद हम एरियल को एक और टीवी इंटरव्यू में देखते हैं जहां होस्ट उससे कुछ सवाल जवाब कर रही थी। तभी एरियल नोटिस करती है कि ये होस्ट वही पर्ल्स पहने हुई थी जो कि लेवलिस्ट्स निकालते थे ड्यूरिंग डाइविंग। इससे एरियल को एहसास होता है कि लेवल कल्ट वाकई में बहुत फैल चुका है और इसको फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही था, भले ही इट वाज अनइंटेंशनल। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ओपस फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इसकी थ्योरी सेक्शन पे बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लेवल कल्ट की आइडियोलॉजी क्या थी। देखो, मोरेटी का कहना था कि दुनिया को लीड करने का हक अब उन लोगों का है जो क्रिएटिव हैं, मतलब जिनका राइट ब्रेन डोमिनेंट है। हिस्ट्री में पहले स्ट्रेंथ वालों को मौका मिल गया, देन लेफ्ट ब्रेन वालों को भी मौका मिल गया है, तो अब बारी राइट ब्रेन्ड पीपल की है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लेफ्ट ब्रेन ज्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल और लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जबकि राइट ब्रेन क्रिएटिव, इमोशनल और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स को हैंडल करता है। मोरेटी का मानना है कि अब तक दुनिया लेफ्ट ब्रेन वाले लोगों के हाथ में थी, जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन एंड लॉजिकल थिंकर्स, जिन्होंने दुनिया को ग्रीड और कॉन्फ्लिक्ट से भर दिया। इसलिए अब समय आ गया है कि राइट ब्रेन्ड क्रिएटर्स यानी म्यूजिशियंस, राइटर्स, आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव थिंकर्स दुनिया को लीड करें, क्योंकि इनके पास इमेजिनेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस है। लेवल कल्ट का मोटिव था एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना जिसमें सिर्फ क्रिएटर्स का राज हो, और इसीलिए वो टैलेंटेड बट इम्प्रेशनेबल लोगों को बचपन से ट्रेन करना चाहते थे। इसलिए उनका मोटो था टीच देम यंग एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। बेसिकली लेवल कल्ट एक इंटेलेक्चुअल एलिटिस्ट कल्ट था जो कि क्रिएटिविटी को एक डिवाइन पावर मानता था और उन्होंने अपने आप को इस मिशन का चोजन वेसल बना दिया था। इनफैक्ट वो लोग खुद को गॉड तक मानते थे। अगर हिडन थीम की बात की जाए तो ओपस सिर्फ एक कल्ट या हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कमेंट्री है कि कैसे सोसाइटी में पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं और कैसे मीडिया और पब्लिक ओपिनियन किसी भी इंसान को गॉड या डेविल बना सकते हैं। मोरेटी की नजर में मीडिया वाले वो पैरासाइट्स थे जो आर्टिस्ट्स का ब्लड चूसते हैं, मतलब उनकी वल्नरेबिलिटी का मजाक बनाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनके बारे में खराब बातें छापते हैं, लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं। पपेट शो में जहां जर्नलिस्ट को रैट्स दिखाया गया, वो इस बात का सिंबलिज्म था कि मीडिया क्रिएटिविटी को एक्सप्लॉइट करता है सिर्फ टीआरपीज के लिए। एरियल एक एक्सेप्शन थी, वो सच ढूंढ रही थी, इसीलिए उसे वर्दी समझा गया लेवल कल्ट के नैरेटिव को दुनिया तक ले जाने के लिए। कहानी का सबसे डार्क ट्विस्ट ये था कि एरियल का सर्वाइवल बनना एक्चुअली प्लान का हिस्सा था, मतलब उसकी एस्केप, उसकी बुक, उसका फेम, सब कुछ लेवलिस्ट ने पहले से ही प्लान करके रखा था। ये एक मेटा थीम भी क्रिएट करता है कि क्या कोई भी स्टोरी ट्रूली अपने
अपनी होती है या हम सब किसी और के नैरेटिव का पार्ट हैं। फिल्म एक्सप्लोर करती है कैसे आर्ट और क्रिएटिविटी को पावर एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोरिटी एक सुपरस्टार होने के नाते अपनी कला और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल लेवल कल्ट को फैलाना और दुनिया पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए करता है। फिल्म का टाइटल ओपस भी म्यूजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है अ क्रिएटिव वर्क, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, जो परफेक्टली मैच करता है कल्ट के आर्टिस्टिक ऑब्सेशन से। फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान कुछ सीन्स यूटा डेजर्ट में शूट किए हैं जहां असली कल्ट एक्टिविटीज डॉक्यूमेंट की गई थी 80s के दौरान, और इसलिए मूवी का टोन और भी सेटलिंग बन जाता है। देन एक रियल लाइफ स्टोरी भी आई थी कि कैसे एक पॉप स्टार एक्चुअली में 80s के दौरान काफी हिट्स देके गायब हो गया था एंड देन पता चला था कि वो एक कल्ट का हिस्सा है। नाउ मूवी के अंदर हम डाइविंग रिचुअल भी देख पाए थे जहां ऑयस्टर से मोती निकालने के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, और ये कॉन्सेप्ट शायद पर्ल ऑफ विजडम या हिडन ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है जिसे लेवलिस्ट्स ढूंढ रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। आखिरी सीन जहां एरियल टीवी होस्ट के नेक पे लेवलिस्ट पर्ल्स देखती है वो क्लियरली दिखाता है कि कल्ट अब अंडरग्राउंड नहीं रहा, रादर वो मीडिया, पॉप कल्चर और इन्फ्लुएंस के थ्रू दुनिया में साइलेंटली ग्रो कर रहा है। मोरिटी जेल में होने के बावजूद भी जीत गया क्योंकि उसकी आइडिया जीत गई थी। एरियल चाहे अनजाने में इस कल्ट का टूल बनी हो, लेकिन अब वो भी उसी सिस्टम का एक व्हील बन चुकी है जिसे वो एक्सपोज करना चाहती थी, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ दिस मूवी।